प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं जी सिंध हुकूमत के बजट की, जो आज पेश किया गया है। आइंदा माली साल का 1477 अरब से जायद का ये बजट है। इस पर हम बात कर रहे हैं अरसलान बिल्कुल के सिंध यकीनी तौर काबीना का पर। जो जी जी, जी कंटिन्यू करें। जी सिंध काबीना की तरक्याती बजट की इसमें मंजूरी भी दे दी गई है, जबकि तनख्वाहों में 20% इजाफा किया गया है। सिंध का जो आज बजट था मजमूई हजम जिसका 14 अरब से जायद है, यानी कि 1477 अरब से जायद का ये बजट है, जिसमें 329 अरब के 30 के करीब तरक्याती पोर्टफोलियोज के साथ ही पेश किया गया है। और तरक्याती अखराजात में तकरीबन 41.3 यानी 41,003% इजाफा किया गया है, जो कि बहुत ही खुशाइन बात है। जी अरसलान। जी, और यकीनी तौर पर बजट खसारे का जो तखमीना लगाया गया है वो 25,738 अरब रुपए है। तालीम के लिए 3,20 अरब और ज़राअत की बहाली के लिए 3 अरब जो है वो मुख्तस किए गए हैं। यकीनी तौर पर जो ही वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने सिंध असम्बली में बजट पेश किया, अपोजिशन की जानिब से शदीद शोर शराबा हस्ब मामूल जारी रहा, शदीद नारेबाजी हुई। और इस दौरान भी यकीनी तौर पर वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने जो है वो बजट पेश किया, और यकीनी तौर पर बेहतरीन बजट जो है इस हवाले से मजदूरों के लिए, एक आम आदमी के लिए खुसूसी तौर पर जो रिलीफ है वो सामने आया। यकीनी तौर पर जो मजदूर की कम अज़ कम उजरत है वो 17,500 से बढ़ाकर 25,000 रुपये जो है वो मुख्तस कर दी गई, जो कि यकीनी तौर पर एक खुशाइन अमल है। अगर हम मवाजना करें इसका पंजाब से, तो वहाँ पर और वफाक की जानिब से भी जो मजदूर की कम से कम उजरत थी वो 20,000 रुपये मुख्तस की गई थी अली। और इस हवाले से पंजाब जाहिर कल बजट जो पेश किया गया पंजाब में, वहाँ हमने देखा कि 20,000 रुपये कम से कम उजरत मुकर्रर की है पंजाब हुकूमत ने, वफाक ने भी ये किया। लेकिन सिंध गवर्नमेंट ने इस हवाले से एक बड़ा कदम उठाया और 25,000 कम से कम उजरत मुकर्रर की है। आज सिंध असम्बली में जो बजट आइंदा माली साल 2021-22 का जो बजट पेश किया गया है, 1477 अरब से जायद का ये बजट है। और इसमें जिस तरह अरसलान ने कहा कि तालीम के हवाले से बहुत अहम इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। इसके अलावा तरक्याती अखराजात की मद में जो 41.3 यानी 41.3% जो इजाफा किया गया है, ये बड़ा अहम इसलिए भी है अरसलान कि तरक्याती काम जो है सिंध के हवाले से बार बार जो है अपोजिशन भी निशानदही करती है, और लोग कहते हैं जी कम शायद तरक्याती काम होते हैं, और इस दफ़ा जाहिर इसीलिए 41% इजाफा इसमें किया गया है। ज़राअत की बहाली के लिए गो के कम बजट रखा गया है, सिर्फ 3 अरब रुपए रखे गए। इसके अलावा शहरियों की फलाह बहबूद के लिए 16 अरब रुपए। इसके अलावा जनाब कम लागत की जो हाउसिंग स्कीम्स हैं उसमें 2 अरब मख्तस किए गए हैं। और कुछ बेहतर बस अली सेहत के शोबे के लिए भी खुसूसी तौर पर जो है एक बहुत खतीर रकम रखी गई है, ताकि आवाम को जो है वो कोरोना वबा के दरमियान भी वैक्सीनेशन के अमल को मुकम्मल किया जा सके। इस हवाले से भी सिंध हुकूमत ने यकीनी तौर पर काबिल तहसीन इक़दाम उठाए थे सेहत के हवाले से, और अब हमने देखा कि वैक्सीनेशन के अमल को भी मजीद तेज़ किया जा रहा है। इस हवाले से वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा फजल पिचो की जानिब से भी मुतअद्दिद वैक्सीनेशन सेंटर्स के क़याम का ऐलान किया गया था, और उसमें जो है बाज़ाब्ता तौर पर हम देख रहे हैं इजाफा होता चला जा रहा है। और शहरियों पर पहले तो हमने देखा था कि गुज़िश्ता महीने 60 साल से जायद उम्र की जो अफराद थे उनकी वैक्सीनेशन हो रही थी, लेकिन अब तकरीबन 20 साल से जायद उम्र के अफराद की भी जो है वैक्सीनेशन बाज़ाब्ता तौर पर जारी कर दी गई, और तमाम उम्र के अफराद की भी वैक्सीनेशन अब जारी रहेगी। तो सेहत के हवाले से, शोबे के हवाले से भी एक खतीर रकम रखी गई। इस हवाले से शामिल गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा डॉक्टर राकेश कुमार हमारे साथ मौजूद होंगे। सर राकेश मोटवानी साहब होंगे। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के MPA हैं, मेंबर सिंध असम्बली अदील अहमद साहब भी हमारे साथ होंगे, और वो आज वहाँ मौजूद भी थे, क्योंकि अपोजिशन ने जो कौमी असम्बली में हमने देखा कि शहबाज शरीफ साहब को तकरीर करने नहीं दी। इस तरह मुराद अली शाह साहब ने जब आज बजट पेश किया है, तो सिंध में भी हमने ये देखा कि तहरीक इंसाफ के जितने भी मेम्बरान थे वो जाहिर है वो आए और उन्होंने शोर शराबा भी किया, नारेबाजी भी की, प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे। और इस पर भी हम बात करेंगे जनाब के बजट कम अज़ कम ये हमारे यहाँ अखलाकी रिवायत को पामाल नहीं किया जाना चाहिए। बजट पेश करने के बाद उस पर फैसला होता है कि अवाम दोस्त है या नहीं है, रिलीफ दिया गया है लोगों को या रिलीफ इस बजट में नहीं मिला है, किस चीज़ में बहुत कम पैसे मख्तस किए गए हैं, किस शोबे को नज़रअंदाज किया गया, किस शहर के लिए कोई बड़ी स्कीम नहीं दी गई। जाहिर ये तफसील जब पूरी सामने आ जाती है तो उसके बाद इस पर बात भी हो सकती है, बहस भी हो सकती है। लेकिन हमारे यहाँ ये रिवायत बन गई है पिछले कुछ हुकूमतों से हम देखते आ रहे हैं, इसमें कोई भी जमात ऐसी नहीं है जो ये इस तरह की हुलड़बाजी न करती हो। क्योंकि साबका अदवार में भी हमने देखा, परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में, नून लीग और PTI ने तो जाहिर गालम गलोच कल्चर और इस तरह की चीज़ों को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया और परवान चढ़ाया, जिसकी वजह से आज देख लीजिए कि आप सिंध असम्बली में क्या कुछ हुआ है। और नून लीग ने पंजाब असम्बली में बहुत कुछ किया, और आज कौमी असम्बली में हमने देखा
कि शहबाज शरीफ साहब जब तकरीर कर रहे थे अपोजिशन लीडर के बतौर अपोजिशन लीडर उनका हक है तकरीर करना, बजट के हवाले से ज़ाहिर बहस का आगाज़ होगा अरसलान। तो जाहिर है जो उन्होंने आज कल रह गई थी उनकी तकरीर, इजलास मुलतवी हो गया था, आज दोबारा आए, दोबारा तकरीर शुरू की, फिर वहाँ शोर शराबा हो गया, उसके बाद 20 मिनट का वक्फा दिया गया, उसके बाद फिर वो आए हैं इजलास से खिताब करने के लिए शहबाज शरीफ साहब बतौर अपोजिशन लीडर के। फिर हमने देखा कि बहुत ज़्यादा हुल्लड़बाजी की गई, नारेबाजी की गई, और बिलखुसूस जिस दिन बजट पेश किया गया था कौमी असम्बली में, शौकत तरीन साहब बजट पेश कर रहे थे और अपोजिशन रिवायती तौर पर ज़ाहिर नारेबाजी भी हो रही थी और एहतजाज कर रहे थे, लेकिन पीटीआई के जो वहाँ एमएनएज मौजूद थे वो तमाम फुटेजेस मौजूद हैं, वायरल हैं वो वीडियोज़ जो इंतहाई नाजेबा किस्म की गुफ्तगू, नारे और पीछे से जुमले कसे जा रहे थे। इरसलान, यकीनी तौर पर पंजाब असम्बली की आप अली गालिबन बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से कौमी असम्बली में भी और पंजाब पीटीआई ने जिन चीज़ों को रिवायत दी है, आगे बढ़ाया है, बढ़ावा दिया है, उसकी बात कर रहा हूँ। सियासत में क्यों जो है वो अखलाकी इक़दारों को जो है पामाल किया जा रहा है, तक़द्दुस को, सियासी इक़दारों को जो है वो अबूर किया जा रहा है? क्या बुनियादी तौर पर ये अखलाकियात से जो है वो सियासत बालातर होती जा रही, क्या कहेंगे? इसमें अरसलान सबसे अहम चीज़ यही है कि अदम बर्दाश्त का जो कल्चर फ़रोग पा रहा है उसी को हम देखते हैं कि जी आम तौर पर जो लोगों में हम देख रहे होते हैं वो, अच्छा एक बड़ी अहम बात मैं बताऊँ आपको नाज़रीन कि हम ये कहते हैं कि जी ये वो गिने चुने चुनिंदा लोग हैं जिन्हें हम असम्बलियों में भेजते हैं, जिन पर हमारा एतमाद है, जिन्हें हम वोट देते हैं, और ये पढ़े लिखे लोग भी शामिल हैं उसमें, ज़िशऊर लोग होते हैं सारे, लेकिन इनका रवैया जब असम्बलियों में हम देखते हैं तो क्या तकलीद इनकी की जाएगी, कौन इनको फॉलो कर सकता है, जिस तरह की गुफ्तगू ये करते हैं, जिस तरह गैर अखलाकी गैर पार्लिमानी ज़बान इस्तेमाल करते हैं, अल्फाज का चुनाव बेहतर नहीं होता, तो जिसकी वजह से फिर जो लोग घरों में देख रहे होते हैं टेलीविजन चैनल उन चेंज कर देते हैं इस तरह की चीज़ें। अच्छा अली, यहाँ पर यह भी सवाल पैदा होता है कि जब आप खुद अदम बर्दाश्त और अदम अखलाकियात का जो है वो शिकार हो जाते हैं, गैर पार्लिमानी लफ्ज़ों का जो इंतखाब होता है वो यकीनी तौर पर काबिल मज़म्मत होता है, और फिर बच्चे इससे देख कर क्या सीखते हैं, हम क्या पैगाम देना चाह रहे होते हैं, हमारे जो सियासी रहनुमा फिर जिस तरीके से आपस में ये घुटम घुट्टा हो जाते हैं, आपस में जिस तरीके से एक दूसरे पर जुमले कसे जाते हैं, गैर अखलाकी रवैया इख्तियार कर लिया जाता है, बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो एक लड़ाई की कैफियत सामने आ जाती है। आप तो बुनियादी तौर पर लोग भी ये कहते हैं कि ये अपने एक साथ बैठ नहीं सकते, तो हमारे मसाइल कैसे ये सॉल्व कर सकेंगे? बिल्कुल यही तो बात है, बिल्कुल सही सवाल आपने जो उठाया है अरसलान, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जाहिर है जब ये असम्बली में इकट्ठे नहीं बैठ सकते, यानी कि चंद सौ अफराद इकट्ठे नहीं बैठ सकते, हम जब बात करते हैं कौम की तो फिर बहुत सारे लोग जो तनकीद कर रहे होते हैं, तमस्खुर उड़ा रहे होते हैं, तंज कर रहे होते हैं, टोंट कर, वो यही कहते हैं कि जनाब ये कौम नहीं है, हजूम है। इसकी वजूहात क्या हैं कि आप जब खुद इकट्ठे नहीं बैठ सकते तो फिर अवाम से किस तरह तवक्को रख सकते हैं? अवाम फिर भी साथ रहते हैं, लोग मतवसत तबके के जितने लोग हैं वो भी साथ रहते हैं, अमन भाईचारे के साथ रहते हैं, अमन भाईचारा भी हमें नज़र आता है, लेकिन असम्बली में जाकर या भूल जाते हैं ये सारे पढ़े लिखे जितने भी लोग हैं, जितने भी नुमाइंदे हैं अवामी, जिन्हें अवामी नुमाइंदे हम कहते हैं, जिन्हें वोट देकर हम ये कहते हैं जी वोट लेकर आए हैं अवाम के, लाखों करोड़ों वोट से हम मुंतखब हुए हैं और फिर असम्बली तक हम पहुँचे हैं, तो वहाँ जाकर भी ये चूँकि गिने चुने लोग होते हैं, इन्हें अखलाकियात का मुजाहरा करना चाहिए, इन्हें अपनी रिवायात को नहीं भूलना चाहिए। लेकिन जब ये देख रहे होते हैं टेलीविज़न पर, बच्चे खासतौर पर नौजवान नस्ल इनको देखती है, जो जिनके जाहिर इस तरह के लीडर होंगे जिन्हें फॉलो किया जाता है, जिन्हें आइडलाइज किया जाता है, लेकिन वो जो कायद-ए-आज़म के बाद से लीडरान आना शुरू हुए तो बिल्कुल हमने देखा कि मेरा ख्याल है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बाद से तो कोई इस तरह के लोग हमें नज़र नहीं आते, क्योंकि अखलाकियात को फ़रोग देने के बजाय ये लोग इस तरह की गालम गलोच कल्चर को फ़रोग दे रहे हैं। यकीनी तौर पर डॉक्टर राकेश हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी सवालों के जवाब जो है वो लेंगे, कोशिश करेंगे कि तफसीली तौर पर बता सकें कि सिंध हुकूमत ने आज जो बजट पेश किया है वो कितना ज़्यादा खुशाइन है, कितना ज़्यादा एक आम आदमी के लिए, एक आम शहरी के लिए जो है वो तरक्की का ज़मीन साबित होगा। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर राकेश आप तक आवाज़ पहुँच रही है? जी जी बिल्कुल पहुंच रही है सर। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें प्रोग्राम में वक्त दिया। सर फरमाइएगा, सिंध हुकूमत ने आज बाकायदा तौर पर 1.477 जो है अरब रुपए का बजट एक्स फी बजट पेश कर दिया, क्या कहना चाहेंगे? ये बजट कितनी ज्यादा खुशहाली लेकर आएगा, तरक्की का ज़ामिन साबित होगा, वजाहत कीजिए। सबसे पहले मैं तो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का शुक्रिया अदा करूंगा, जिसने वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह को अहकामात जारी किए कि बड़ी सबसे बड़ी ये खुशखबरी है कि एक वफाकी हुकूमत ने सिर्फ 10% तनख्वाहों में इजाफा किया है, लेकिन सिंध के जो मुलाजमीन है उनके लिए 20% इजाफा किया है इस महंगाई के दौर में, और एक अवामी बजट पेश किया है और टैक्स फ्री बजट पेश किया है।
और सिंध हुकूमत ने भरपूर कोशिश की है इस बजट में, चाहे वो माइनॉरिटीज हो, मुलाजमीन हो, आम तबकादार हो, क्योंकि उनकी 17,500 से बढ़ाकर और 25,000 उजरत का इजाफा किया है। और इस जो सिलेक्टेड हुकूमत है, जो नाहेल हुकूमत है, उन्होंने तो ऑलरेडी एक प्रोग्राम बनाया हुआ है गरीबों को पिसने के लिए, गरीबों को खुदकुशियां करने के लिए। आपने भी दिखाया है, पूरी दुनिया ने देखा है कि वफाकी हुकूमत ने जो पेट्रोल का जो एक बम गिराने जा रही है, 400 अरब का मजीद टैक्स इस पाकिस्तानी कौम के ऊपर लगाया जा रहा है, से मजीद महंगाई में इजाफा होगा और पाकिस्तानी कौम मजीद मुश्किलात में आएगी। सिंध हुकूमत ने इसीलिए 20% उसकी सैलरी में इजाफा किया है। बाकी तरक्याती अखराजात में भी ज्यादा किया है, हेल्थ एजुकेशन में ज्यादा बजट रखी है। कराची शहर के लिए 100 अरब रुपए के मेगा प्रोजेक्ट सिंध हुकूमत और मुराद अली शाह लेके आ रहे हैं। वो जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का एक विजन है, मोहतरमा शहीद बेनजीर का एक विजन है कि पाकिस्तानी कौम और स्पेशली जो सिंध हुकूमत है, सिंध के जो अवाम है, उनको मजीद सहूलियत देंगे। इसमें एक अहम बात यह है राकेश मोचानी साहब के बहुत अच्छा बजट अब तक जो करार दिया जा रहा है, अभी तो बजट पेश किया गया है, तफसीली पढ़ने के बाद बहुत सारी बातें सामने आएंगी, लेकिन ये बजट जो है 1477 अरब से जायद का जो बजट है, टैक्स फ्री बजट है। अच्छी बात जो हाईलाइट जो बात है वो यही है जो आपने कहा कि 20% जो तनख्वाहों में इजाफा किया, 25,000 कम से कम उजरत कर दी। दो चीज़ें ही ये ऐसी हैं जो वफाकी बजट अब जो पेश किया गया है या पंजाब का जो बजट है उससे बहुत बेहतर है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पर डिबेट हो सकती है, जिसमें बात हो सकती है। जैसे ज़राअत की बहाली के लिए सिर्फ 3 अरब मख्तस किए, इस तरह शहरियों की फलाह बहबूद के लिए सिर्फ 16 अरब, और कम लागत की जो हाउसिंग स्कीम्स हैं उसके लिए सिर्फ 2 अरब रुपए मख्तस किए गए हैं। क्योंकि ये कम इसलिए हैं बहुत ज़्यादा कि इमरान खान को जब हम ये कहते हैं, वफाकी हुकूमत के बारे में तनकीद करते हैं हम सब कि जी 50 लाख घर किस तरह बना कर देंगे, तो इस हवाले से अगर हम 18वीं तरमीम के बाद ज़ाहिर है सूबों के पास इख्तियारात हैं, तो कम लागत की जो हाउसिंग स्कीम्स हैं उसके लिए 2 अरब रुपए तो ज़ाहिर है बहुत कम है। जी राकेश साहब। सर पहली बात है कि लेकिन मैं समझ गया हूँ थोड़ा सा बहुत कि आपको पता है कि 18वीं तरमीम के मुताबिक सिंध को अपने हिस्से का जो बजट है वो वफाकी हुकूमत को देना चाहिए। अभी भी 62 अरब रुपए सिंध के बजट में कटौती की गई है और मजीद जो पैसे आने हैं वो भी इस जालिम हुकूमत वफाकी हुकूमत ने काटे हैं। उसके बावजूद भी कि सिंध हुकूमत अपने अखराजात को कम करके अपनी बजट से सिंध की आवाम की खिदमत के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट और मेगा प्रोजेक्ट लेके आ रही है। दुरुस्त है सर आपकी बात राकेश साहब। सवाल देखिए, सवाल ये है कि इस बात तो दुरुस्त है कि एनएफसी अवार्ड के तहत जो पैसे दिए जाने चाहिए वो हिस्सा नहीं मिलता, पानी कम दिया जा रहा है, वो भी जाहिर है इस पर भी अपोजिशन के कुछ भी कहते रहे, लेकिन आपका ये पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। लेकिन वहाँ से एक और भी बात है, फवाद चौधरी साहब भी आए थे, उन्होंने एक सवाल उठाया था जिसका जवाब हम चाहेंगे कि आप दे दिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, वो कहते हैं जी 1500-1600 अरब रुपया सिंध गवर्नमेंट को हमने दिया है, वो कहाँ खर्च हुआ है, वो जगह तो बताइए, वो प्रोजेक्ट्स तो हमें बताइए। वो मैं जरूर बताऊंगा फवाद चौधरी को, ये मैं बताऊंगा कि आप अपना जो इलाका है पंजाब सूबा सरहद और बलोचिस्तान के लोगों से पूछें कि सिंध में वो आते हैं तो एनआईसीडी में अपना इलाज कराते हैं, इंडस हॉस्पिटल में इलाज कराते हैं, ट्रॉमा सेंटर में आते हैं, गंबट इंस्टीट्यूट में आते हैं। ये बड़े मेगा प्रोजेक्ट हैं। एनआईसीडी का जो जाल सिंध हुकूमत ने जो पूरी सिंध में बिछाया है उससे पूरे पाकिस्तान के लोग मुफीद हो रहे हैं। उसमें भी आप अभी भी ये आपके बजट आपके सामने है कि सिंध हुकूमत ने इंडस हॉस्पिटल, गंबट हॉस्पिटल, एसआईयूटी की और एनआईसीडी उसके लिए कितने बिलियन रुपए रखे हैं लोगों की खिदमत करने के लिए। और आप मुझे बताएं कि एनआईसीडी वाला जो प्रोजेक्ट है पूरे पाकिस्तान में आपको नहीं मिलेगा। कराची में जो ट्रॉमा सेंटर बना हुआ है, मैं चैलेंज से कहता हूं पूरे पाकिस्तान में नहीं मिलेगा। ये वफाकी हुकूमत इमरान खान ने 8 साल केपीके में हुकूमत की है, वहां पे सिर्फ एक रजिस्टर्ड कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर है
और आप यहाँ देखें सिंध में, पूरे सिंध में कार्डियोलॉजिस्ट का एक बड़ी बड़ी हॉस्पिटल NICD की शक्ल में मौजूद है, जिसमें गरीब अवाम की मुफ्त इलाज होता है। आपको मैं एक छोटी मिसाल दूं, एक सिर्फ एंजियोप्लास्टी का प्राइवेट हॉस्पिटल में 10 लाख रुपए खर्चा आता है, वो सिंध हुकूमत फ्री ऑफ कास्ट खिदमत कर रही है। आप कराची के अभी रोड रास्ते देखें, शाहराह फैसल देखें, तारक रोड देखें, लियारी एक्सप्रेस देखें, और अभी मलिर डेवलपमेंट अथॉरिटी के कराची में जो आप काम गिनवा रहे हैं राकेश साहब, जो कराची के काम आप गिनवा रहे हैं, ये सिंध गवर्नमेंट ने किए हैं या मेयर कराची ने किए हैं? क्योंकि मेयर कराची की अगर हम बात करते हैं कि जी काम उन्होंने कुछ नहीं किया, तो यकीनन फिर सिंध गवर्नमेंट ने ये काम किया होगा। तो फिर मेयर कराची से हिसाब किताब क्यों नहीं लेते आप? 200 अरब रुपए आखिर गए हैं वहां भी। आपकी आवाज नहीं आ रही सर। सर मैं सवाल दोहरा देता हूं आपको कि कराची में मेगा प्रोजेक्ट्स जो हैं वो मेयर कराची से भी तवक्को थी, नहीं कर सके। सिंध गवर्नमेंट से भी लोगों को ये तवक्कुआत हैं कि मैं इस बजट के बाद इस बजट में भी कुछ तरक्याती ऐसी स्कीमें रखी जाएंगी, कुछ ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स रखे जाएंगे जो कराची के ज़ख्मों पर दादरसी भी हो सकेगी, मरहम भी हो सकेगा। क्योंकि कराची सिंध का सबसे बड़ा शहर है, सिर्फ सिंध का नहीं बल्कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, सबसे ज़्यादा आबादी है इस शहर की। तो जाहिर है यहाँ पर भी बड़े बड़े जब तक आप मेगा प्रोजेक्ट शुरू नहीं करेंगे तो जाहिर है दुनिया जो तनकीद कर रही है सिंध पर वो इस तरह होती रहेगी। सर मैं आपको बताऊं, बिल्कुल कराची में मजीद काम करने की जरूरत है और मजीद काम होना भी चाहिए। लेकिन मैं आपके चैनल के थ्रू में अवाम को ये भी बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान को तो 65 साल हुए हैं आजाद हुए, लेकिन कराची को सिर्फ 3 साल हुए हैं आजाद हुए। आप सबको पता है कि कराची को एक ही बंदा चला रहा था। कहां से चला रहा था? कराची वो वाहिद बदनसीब शहर है। अच्छा, पहले आप ये बताना चाह रहे हैं राकेश साहब के अब आजाद है, पहले यरगमाल था? सर तो हुकूमत भी तो सिंध में आपकी थी, कैसे यरगमाल था? मेरी बात कंप्लीट होने दे जी प्लीज। कराची वो बदनसीब शहर है जो रात के अंधेरों में गटर नालों में तकिए डाले जाते हैं, सीमेंट की बोरियां डाली जाती हैं, गटर जो ये कौन करता है सर? ये सारे कौन करता था ये काम? किए जाते हैं। तो कराची में तरक्याती काम ये कौन करता था? ये आपको पता होगा ना, गवर्नमेंट में जाहिर आप ही की है। DMC के थ्रू, KMC के थ्रू अभी काफी जो कराची के छोटे छोटे इलाके में है वहाँ रोड बने हैं, वहाँ सीवरेज लाइन का जाल बिछाया जा रहा है। अच्छा, ये जो जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं बार बार राकेश साहब के यरगमाल बनाया हुआ था और दहशतगर्दी भी थी, सब कुछ था, तकिए और सीमेंट डाली जा रही है, जानबूझ के काम नहीं करने दिया जाता। जिस पार्टी के बारे में आप बात कर रहे हैं वो तो आपकी इत्तेहादी हुआ करती थी और यकीनी तौर पर उनको आपसे भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है। बहरहाल इसको प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, आपको पूरा मौका देंगे कि आप इस पर रिस्पॉन्ड कीजिएगा। प्रोग्राम में नाज़रीन वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस। जियो पाकिस्तान के लिए। आज हम एक ऐसे मुल्क जा रहे हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि ये दुनिया के सबसे ज्यादा खुश रहने वाले लोग हैं। अगर इसकी तारीख पर नजर दौड़ाई जाए तो यहां से 7500 साल पुरानी कश्ती दफूना कनियों के आसार मिले हैं। और 2% दीगर नस्लों के लोग आबाद हैं। मैंने देखा है एक इदारा जिसका आगाज 8 बिस्तरों से हुआ और आज यहाँ लाखों मरीजों का इलाज बिल्कुल मुफ्त होता है। यह है
SIUT, जो हमेशा रंगो नस्ल से बालातर रहा, जिसने कभी सिफारिश को गले नहीं लगाया, जिसने कभी गरीब को पीछे नहीं हटाया। जहां गुर्दे, जिगर, कैंसर और दीगर अमराज का मुफ्त और बाइज्जत इलाज किया जाता है। SIUT की इस कामयाबी के पीछे आप और आपकी ज़कात व अतियात हैं। जियो पाकिस्तान के लिए। जियो पाकिस्तान के लिए। आईना दिखाते हैं हम उनको भी जो जिम्मेदार हैं और उनको भी जिन्होंने जिम्मेदारी नहीं निभाई। जो खुद को सवालों से ऊपर समझते हैं, आईना दिखाते हैं हम अवाम को भी और समाज को भी। क्योंकि आईना किसी का नहीं, क्योंकि आईना सबका होता है। देखिए मेरे साथ सबसे सही, सबसे दुरुस्त खबरों का आईना, स्टार न्यूज़। जियो पाकिस्तान के लिए। 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 दिस हेडलाइन इज ब्रॉट टू यू बाय ज्यादा तेज सर्फ एक्सेल। तारिक
तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ कि अपोजिशन लीडर बात करे और मुदाखलत की जाए। इसका खमियाजा ये भुगतेंगे और तारीख आपको जिम्मेदार ठहराएगी। आपने ईवान का तकद्दुस मजरूह करवाया है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की अपोजिशन के शोर शराबे में स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से गिले शिकवे। कहा 1 करोड़ नौकरियां तो दूर की बात, 50 लाख लोगों को बेरोजगार कर दिया गया। आज मुल्क में बेरोजगारी की शरह तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। सिंध के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफा। मजदूर की कम से कम उजरत 17,500 से बढ़ाकर 25,000 रूपए कर दी गई। अपोजिशन के शोर शराबे में माली साल 2021-22 के लिए सिंध का 1477.903 अरब रुपए का टैक्स फ्री बजट पेश। बजट खसारे का तखमीना 25.738 अरब रुपए लगाया गया है। तरक्याती अखराजात में 41.3% का इजाफा, तालीम के लिए 3.20 अरब और ज़राअत की बहाली के लिए 3 अरब रुपए मख्सूस किए गए। कराची की राशिद मिन्हास रोड पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। पुलिस के मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज और शेलिंग। पुलिस ने मुतादिद मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। मुजाहिरीन का कहना है कि बगैर नोटिस ऑपरेशन किया जा रहा है। कोई मुतबादिल जगह फराहम नहीं की गई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी कहते हैं चेयरमैन नैब इमरान खान का ताबे है। सवाल किया क्या हुकूमत के केसेस चेयरमैन नैब को नजर नहीं आते? क्या चेयरमैन नैब को FIA की शुगर केस रिपोर्ट नजर नहीं आती? मजीद कहा वफाकी बजट में झूठ है, वज़ीर-ए-आज़म को इल्म नहीं कि बजट में क्या है। नैब को सिर्फ गालियां देकर चले जाएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। तनकीद करने वालों को हकायक का इदराक होना चाहिए। नैब इंसान दोस्त इदारा है। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का लाहौर में तकरीर से खिताब। कहा नैब का इदारा आवाम की खिदमत के लिए बनाया गया है। कोई ये नहीं कह सकता नैब का कोई कदम मुल्क के खिलाफ था। एक सरमाएदार बता दे जिसने कहा हो नैब ने रास्ता रोका। मजीद कहा नैब और करप्शन साथ साथ नहीं चल सकते। नैब की बदौलत मुल्क की बरामदात में इजाफा हो रहा है। मुल्क की मईशत बेहतर होगी तो फायदा आवाम को होगा। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं कोरोना वैक्सीनेशन की दूसरी डोज के लिए ज्यादा लोग आ गए तो अमला परेशान हो गया। लोग थोड़ा सब्र कर लें, जो वहां जाएंगे सबको वैक्सीन लग जाएगी। मजीद कहा हमारे लिए सबसे अहम काम सेहत की सहूलतों में बेहतरी लाना है। इतना बड़ा बजट सेहत की सहूलतों में बेहतरी अस्पताल बनाने हेल्थ कार्ड के लिए है। लाहौर समेत पंजाब भर में कोरोना वैक्सीन खत्म। वैक्सीनेशन का अमल कल से मुअत्तल। EPI इंतजामिया के मुताबिक 20,000 खुराकें आज आने का इम्कान। लाहौर के एक्सपो सेंटर के बाहर शहरियों का रश। सिक्योरिटी गार्ड दरवाजे से ही शहरियों को वापस भेजने लगे। पंजाब के दूसरे शहरों में 3 रोज का स्टॉक रह गया। महकमा सेहत पंजाब ने मजीद वैक्सीनेशन की डिमांड कर दी। ओवरसीज पाकिस्तानियों को निजाम का हिस्सा समझते हैं। नून लीग मौजूदा दौर की ईस्ट इंडिया कंपनी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात की वफाकी काबीना इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हमारी पहली तरजीह है। चाहते हैं अगली ज़िमनी इलेक्शन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल हो। मजीद कहा शहबाज शरीफ के केसेस की रोजाना की बुनियाद पर समाअत होनी चाहिए। नवाज शरीफ बाहर बैठकर अय्याशियां कर रहे हैं। वज़ीर खजाना पंजाब हाशिम जमा वक्त ने कहा कि सूबाई बजट में सेहत, तालीम और पब्लिक वर्क्स प्रोग्राम अवलीन तरजीहात हैं। दूसरे सूबों के मुकाबले में 25 से ज्यादा सर्विसेज को रियायत दी गई। मजीद 10 सर्विसेज को 16 से 5% तक लेकर आए हैं। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा तरक्याती मंसूबों के लिए जुलाई में 100 अरब से ज्यादा फंड जारी कर देंगे। दुआ है अल्लाह अपोजिशन को भी बजट पढ़ने की तौफीक दे। This news was brought to you by इन्होंने अपनों को खोया है। साथ रह लेंगे तो कोई नहीं अकेला रहेगा।
जो दाग अधूरेपन को नए रिश्तों से मुकम्मल करे वो दाग तो अच्छे हैं। सर्फ एक्सेल, दाग तो अच्छे हैं। जियो पाकिस्तान के लिए। जियो पाकिस्तान के लिए। वेलकम बैक व्यूअर वंस अगेन फ्रॉम द ब्रेक। आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से कबल हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा डॉक्टर राकेश मुथियानी, उनसे गुफ्तगू कर रहे थे और अब हम शामिल गुफ्तगू करेंगे। अली हमारे साथ कौन है? जी, पीटीआई के मेंबर सिंध असम्बली अदील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी, आज वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह ने जो असम्बली के फ्लोर पर 329 अरब 30 करोड़ 3 लाख रुपए के तरक्याती पोर्टफोलियो के साथ 1477 अरब 90 करोड़ के खसारे का बजट पेश किया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, डॉक्टर साहब मौजूद हैं हमारे साथ लाइन पर, उनसे बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले कि जनाब तरक्याती। बिल्कुल डॉक्टर राकेश, ब्रेक से कबल आप कह रहे थे कि कराची एक ऐसा शहर था जो कि यरगमाल था, 3 साल हुए इसको आज़ाद हुए, तो सर काफ़ी तवील अरसे से तो आपकी हुकूमत थी, फिर कैसे यरगमाल था? इदारे तो आपके ज़ेर मातहत थे। सर रोशनी डालिएगा इस पे। सर पहले तो डीएमसी और केएमसी में आपको पता है बलदाती हुकूमत थी, और बलदाती हुकूमत में तो एमक्यूएम की हुकूमत थी। वो तो हमेशा हमारे जो कराची के मेयर थे वो रोजाना टीवी पे आके रोते थे कि मेरे पास इख्तियारात नहीं है, इख्तियारात नहीं है। भाई अगर आपके पास इख्तियारात नहीं भी थे तो आप सीट पे तो छुपे हुए थे। सर तो वो तो आपको कहते हैं कि आप लोग उन्हें फंड्स नहीं दे रहे, वो तो फंड्स के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ आते ना उन्हें कि हमें फंड्स नहीं दे रही पीपल्स पार्टी, करिए काम खुद करवा लो। और मैं आपको बताऊं, जब से वो गया है तो अभी आप देखें तो सही, कराची के जो छोटे छोटे इलाके हैं वहां पे डीएमसी के थ्रू कितने काम हो रहे हैं। वो फंड कहां से आए? वहां पे जो सड़कें बन रही है, जो वहां पे सीवरेज लाइनें बन रही है, वो वहां से वो फंड कहां से आया? लेकिन मैं ये आपको बताऊं कि उनको काम करना नहीं था, उनको सिर्फ कराची पे कब्जे करने की जरूरत थी। वहां पे सिर्फ उनका काम ये था कि पीपल्स पार्टी की जो सिंध हुकूमत थी उसको बदनाम करने का टारगेट दिया हुआ था, उसको नाकाम होने के लिए टारगेट दिया हुआ था। अच्छा सर, इस पे रोशनी डालिए, सवाल का प्लीज जवाब दें। आपने कहा कि शहर यरगमाल बना हुआ था, 3 साल हुए आजाद हुए हुए। सर कैसे यरगमाल था? एक तवील अरसे से तो हुकूमत आपकी थी ना सिंध में, और आप अभी भी आप ही विराजमान है। सर इस पे रोशनी डालें प्लीज। नहीं, हुकूमत तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थी, लेकिन कराची को यरगमाल कौन बना रहा था? कराची में गिरफ्त किसकी थी? सर तो इससे कबल अगर यरगमाल बना हुआ था तो जिम्मेदारी तो आपकी थी ना उसको आजाद कराना। नहीं, वो तो हमारी जिम्मेदारी है। सर बिल्कुल आपकी और इदारों की जिम्मेदारी शामिल गुफ्तगू करेंगे। जी अदील अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अदील, आज वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने 1477 अरब से ज़ायद का बजट पेश किया है और कहा है कि जी कोई नया टैक्स नहीं लगाया, और मजदूर की उजरत जो है वफाक ने तो 20,000 लेकिन हमने 25,000 कर दी है, और 20% इजाफा किया है तनख्वाहों में। क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने अपने प्रोग्राम में वक्त दिया। देखें, मजदूर की उजरत तो खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट ने भी 25,000 की है, और पंजाब गवर्नमेंट ने भी की है, और सिंध ने भी उसको फॉलो किया है 25,000। जैसे मुराद अली शाह साहब ने फरमाया, ये तो एक मजदूर के लिए खुशाइन चीज़ है, और इनका कहना है कि कोई नए टैक्सेस भी नहीं लगाए। तो देखें, प्रॉब्लम है यही कि सूबाई खुद मुख्तारी के बाद जब से हमारा ये आया है अपना 18वीं तरमीम, तो उसके बाद से सूबे अपने रेवेन्यू जो है वो नहीं बढ़ा रहे, और वफाकी हुकूमत
जो मद में NFC की मद में जो पैसे डिस्ट्रीब्यूट करती है सूबों में, उसी पर इन्हिसार होता है और अपना रेवेन्यू जो है वो नहीं बढ़ाते। एक चीज, दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे खतरनाक चीज है कि जो इनके रेवेन्यू टारगेट्स होते हैं वो भी ये अहदाफ जो है हासिल नहीं कर पाते। सिंध गवर्नमेंट की वर्स्ट परफॉर्मेंस है इस जमन में कि जो इनके रेवेन्यू के अपने टारगेट्स होते हैं वो भी ये नहीं पूरे कर पाते। ना एग्रीकल्चरल टैक्स ये ले पाते हैं, ना कलेक्ट कर पाते हैं ये प्रॉपर्टी टैक्स, ना जो है ये जो आपका एक्साइज एंड टैक्स उसका है डिपार्टमेंट, ना उसके कर पाते हैं। टूरिज्म का इतना बड़ा पोटेंशियल है उसको टैप नहीं करते। इसके अलावा जो हमारा वो है इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसको फैसिलिटेट नहीं करते ताकि इंडस्ट्रीज और लगें तो और सर। लेकिन हाल ही में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से लाड़काना इंडस्ट्रियल स्टेट जोन का कयाम किया गया, जिसपे लगभग एक तखमीने के मुताबिक अंदाजा लगाया गया कि तकरीबन 100 इंडस्ट्रीज काम करेंगे, 20,000 लोगों को रोजगार मैसर आएगा। आप कह रहे हैं टेक्सटाइल के हवाले से कुछ नहीं किया? देखें, ये कहने में तो बातें बड़ी वो हैं, अच्छी लगती हैं, दिल को भाती हैं, कानों को भी सुरीली लगती हैं, लेकिन इसी तरह के इंडस्ट्रियल जोन जो है वो यहाँ पोर्ट कासिम के पास भी सिंध गवर्नमेंट ने अनाउंस किए थे, जिसपे सिर्फ जो उनके प्लॉट्स हैं वो उसके पैसे जो है वो इंडस्ट्रियलिस्ट पे कर देते हैं। हैदराबाद में एक इंडस्ट्रियल जोन इस तरह अनाउंस की थी सिंध गवर्नमेंट ने, उसकी सारी प्रॉपर कलेक्शन सिंध गवर्नमेंट कर चुकी है, लेकिन आज तक प्लॉट्स इंडस्ट्रियलिस्ट को नहीं मिले। इसी तरह लाड़काना में इन्होंने किए हैं, तो वो भी मुझे नहीं लगता कि इंडस्ट्रियलिस्ट को प्लॉट मिलेंगे और कभी उस पर वो इंडस्ट्री लगेगी। मसला मैंने आपसे यही कहा कि प्रॉब्लम है यही कि जो ये अपने लिए टारगेट सेट करते हैं रेवेन्यू के, ना वो जनरेट कर पाते हैं, जो ये वादे करते हैं इंडस्ट्रीज को फैसिलिटेशन की वो भी नहीं कर पाते। इसमें दिल सही है बात आपकी, लेकिन अगर तमाम बातें मान ली जाए, आप जो बात कर रहे हैं कि जी अपने वादे पूरे नहीं करते, जाहिर है जो टारगेट्स होते हैं उनको भी फुलफिल नहीं होता, तो उसके बावजूद भी 14 साल से ये बरसे इक़्तिदार है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में, तो उसकी वजह यह है कि लोग वोट देते हैं और ये कामयाब होकर आ जाते हैं। अगर ये काम नहीं करते तो फिर वोट किस तरह मिल जाते हैं इन्हें? देखिए, सिंध के अंदर वोट कैसे मिल जाते हैं ये तो एक लंबी बहस है और इसके लिए एक अलहदा वो चाहिए जिसमें इस पर बात हो, और वो सबको पता है कि सिंध में वोट किस तरह पाकिस्तान पीपल्स किस तरह मिलते हैं। इस बार तो 14 सीटें जो हैं आपको भी मिली हैं, तो क्या वही तरीक़ेकार इख्तियार किया है जो पीपल्स पार्टी करती है या कुछ डिफरेंट किया आप लोगों ने? आपको कैसे वोट मिला? कौन से तरीकेकार की बात करें? आप जो कह रहे हो पीपल्स पार्टी जो वोट लेती है तो वो किस तरीके से लेती है सबको पता है सर। तो आपने भी इस मरतबा इलेक्शन में 2018 में काफी सीट्स ली है, तो इस पर जरा रोशनी डालिए, आप लोगों को सीटें कैसे मिल गई? आप लोग मुंतखब हुए और अगर वो मुंतखब हुए तो रिगिंग हुई है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पिछले 50 सालों से इक़्तिदार में नहीं है। 2018 में पहली मरतबा वफाकी हुकूमत में इक़्तिदार में आए, उससे पहले कोई इदारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ना चलाया, ना वहाँ कोई अपॉइंटमेंट हमने की, ना इलेक्शन कमीशन हमारा, ना दूसरे इदारे हमारे, कोई भी इदारा कभी हमारे कंट्रोल में नहीं रहा। इसके बरक्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दहाइयों से इस मुल्क पर हुक्मरान है और हर जगह यस मैन भर्ती किए हुए हैं, और सिंध के अंदर पिछले 13-14 साल से मुसलसल हुकूमत में है। पॉलिटिकल मैनेजमेंट कह लें, इलेक्शन मैनेजमेंट कह लें, और दीगर इदारों को कंट्रोल करना कह लें, मीडिया के साथ साज़बाज़ करना कह लें, सब चीजों में जो है वो ये एक्सपर्ट हैं और माहिर हैं। सर, सवाल के जवाब दे दें कि आप लोगों ने कौन सा तरीका इख्तियार किया जिस पर आपको इतनी सीट्स मिल गई कराची से? सर, इसका जवाब नहीं दे रहे आप। वही तो मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, अगर आप उसको मुझे जवाब देने दें तो वही तो जवाब दे रहा हूँ। तो ये इल्जाम लगाना कि PTI ने भी उसी तरीके से सीटें ली जिस तरह पीपल्स पार्टी लेती है या नून लीग लेती है, मेरे ख्याल से लॉजिकली और फैक्चुअली इनकरेक्ट है। उसकी वजह यह है कि मैनेजमेंट जो होती है इलेक्शन की वो इदारों के जरिए होती है। मैनेजमेंट जो होती है वोट लेने की, वो जब आप इक़्तिदार सर, ये इल्जाम तो हम नहीं लगा रहे ना, ये तो आपकी जानिब से कहा जा रहा है। बहरहाल इस पर हम चाहेंगे कि डॉक्टर राकेश भी हमारे साथ मौजूद है, रहनुमाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। सर, रिस्पॉन्ड कीजिएगा। उनकी जानिब से तो कहा जा रहा है कि आप दिहाइयों से हुकूमत में हैं, सिंध पर आप जो है वो हुकूमत कर रहे हैं, लेकिन आप लोग कुछ नहीं कर रहे। इंडस्ट्रियल जोन के हवाले से भी वो कह रहे हैं कि इससे कबल भी हैदराबाद में भी ऐलान हुआ था, लेकिन मजदूरों को भी कोई प्लॉट नहीं मिलने। सर, रिस्पॉन्ड कीजिएगा इस पर।
सर मैं अदिल साहब ने आपको तो जवाब नहीं दिया कि इलेक्शन कैसे जीते हैं। मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैसे जीती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध के अवाम ने ये तीसरी मुद्दत के लिए कंटिन्यूस वोट क्यों दिया है? वो इसलिए दिया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम दिया है, जो हर गरीब औरत को अपने उसके घर के दहलीज पे हर तीसरे मंथ में वो पैसे पहुंचते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैसे जीती है? वो इसलिए जीती है थे, वो किसानों की बात करती है, वो मजदूरों की बात करती है, उसको मजदूर कार्ड भी दिया जाता है, जो पिछले महीने में हमारे मिनिस्टर ने अनाउंस भी किया था। वो पीपल्स पार्टी इसलिए जीती है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हर निमाइंदा उनकी गमी में, उनकी खुशी में, उनके दर्द में उनके साथ होता है। किस तरह होता है सर? ये इनकी तरह सारे ही आपके मेंबर्स सूबाई असेंबली तो कराची में रहते हैं सर। पीपल्स पार्टी सर लेट मी कंप्लीट। पीपल्स पार्टी लोगों को इंपोर्ट करके नहीं आती। पीपल्स पार्टी ये झूठे दावे नहीं अच्छा सर, इस पे रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा डॉक्टर राकेश, इस पर रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। जो इंडस्ट्रियल जोन के हवाले से उन्होंने बात की कि इससे कबल भी हैदराबाद में भी ऐलान हुआ था और अभी भी वो कह रहे सिर्फ ये ऐलानों तक ही महदूद है, हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं कि ऐसा मुमकिन हो सकता है। सर इस पर क्या कहेंगे? इस पर रिस्पॉन्ड कर दीजिए प्लीज। सर आपकी आवाज डबलिंग आ रही है। अच्छा डबलिंग आ रही है, मैं दोबारा बोल देता हूँ ताकि आप तक पहुंच जाए। उनका ये कहना है कि इंडस्ट्रियल जोन का मैंने हवाला दिया कि लाड़काना इंडस्ट्रियल स्टेट जोन का भी हाल ही में कायम किया गया, जिसका चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने और सूबाई वजीर बराए सनत व तिजारत जाम इकरामुल्लाह धारी के हमरा वो गए थे और उन्होंने बाकायदा तौर पर उसका इफ्तिताह किया था। लेकिन अदील अहमद साहब की जानिब से ऐसा कहना है कि ये ऐलानात ही रहते हैं, हकीकी तौर पर जो ये प्रोजेक्ट्स मुकम्मल नहीं हो पाते हैं, मजदूरों को जो है ना वो प्लॉट्स मिल पाते हैं, सिर्फ ऐलानात तक चीज़ें महदूद रहती हैं। इससे कबल उनका कहना है कि हैदराबाद में भी ऐलान होता है इस तरह के इंडस्ट्रियल जोन का, लेकिन हकीकत से उसका कोई मतलब ताल्लुक नहीं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हुकूमत का काम होता है फैसिलिटेट करना। हुकूमत का काम होता है कि इंडस्ट्री जोन बना के बिजनेस कम्युनिटी को देना, उनको प्लाट देना, उनको फैसिलिटेट करना। अब वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन है वो तो हमने तो सिंध गवर्नमेंट ने जो भी प्लाट अलाट किए वो तो बिजनेस कम्युनिटी को दिए। अब बिजनेस कम्युनिटी की जिम्मेदारी है कोई वहाँ पे इंडस्ट्रीज लगाएं, वहाँ पे अपने प्रोजेक्ट लेके आए। लेकिन पीपल्स पार्टी की जो सिंध हुकूमत है वो उनको सजेस्ट भी कर रही है, उनकी हेल्प भी कर रही है। और आप देखें वहाँ पे अभी लाड़काना में जो स्टार्ट हुआ है वहाँ पे भी काम हो रहा है, और जो हैदराबाद में है वो भी वहाँ पे भी लोगों ने अभी स्टार्ट किया है, क्योंकि पहले माहौल नहीं था ऐसा। वफाकी हुकूमत की तरफ से कोई ऐसा प्लान नहीं था, वहां से कोई एक प्रोग्राम नहीं आता है। आपने देखा ये 3 साल जो आए हैं इस हुकूमत ने सबसे पहले बिजनेस कम्युनिटी को डिस्टर्ब किया। ठीक है, बिजनेस कम्युनिटी को डिस्टर्ब किया, फिर उसको फैसिलिटेट करना चाहिए। अदील अहमद साहब, आज इस पर रोशनी डाली, जो बजट पेश किया गया सिंध हुकूमत की जानिब से, यकीनी तौर पर अगर पंजाब के बजट से उसका मवाजना किया जाए या दीगर उससे, तो सेहत के हवाले से, तालीम के हवाले से और फिर सबसे बड़ी बात मजदूर के हवाले से अहम इकदाम उठाए गए। सर क्या कहना चाहेंगे? आप लोग की जानिब से काफी ज्यादा जो है वो शोर शराबा देखा गया, अपोजिशन की जानिब से प्ले कार्ड्स उठाए हुए थे, काफी ज्यादा नारेबाजी होती रही। क्या आपको खामियां नजर आती हैं आज के बजट में? सर बात यह है कि पहले तो वो सेल जोन्स की बात हुई और प्लान्स की बात हुई कि इन्होंने बिजनेस कम्युनिटी को दे दिए, लेकिन वो कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे। सरासर गलत बात है, फैक्चुअली इनकरेक्ट है। इनकी हैंडिंग ओवर ही नहीं हुई उन प्लाट्स की अभी तक। वो हैदराबाद के जो बिजनेस कम्युनिटी है पैसे दे के रोल रहे हैं, उनको अभी तक हैंड ओवर ही नहीं हुए वो प्लाट्स। इसी तरीके से आप कोई भी एक सिंध गवर्नमेंट का इदारा उठा के देख लें, मेहरान टाउन मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 1974 की जुल्फिकार अली भुट्टो की स्कीम है। आज तक वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हुआ, आज तक वो स्कीम जो है वो नहीं बन सकी, बल्कि वो कब्जों गिरों और इन्हीं के लोग हैं जो वहाँ पे कब्जे करते हैं, इन्हीं के वर्कर्स और इन्हीं के ईमा पे जो है वहाँ पे वो कब्जे होते हैं। इसी तरीके से तेसर टाउन देख लें, कराची की एक स्कीम आज तक कभी बनी। जो आपका मलियर डेवलपमेंट अथॉरिटी वाली जो आप शालतदीप टाउन है उसका हाल जाके देख लें, वो स्कीम आज तक बनी। सारे कब्जों का शिकार हो जाते हैं। कोई अच्छा, लेकिन एक बात तो है ना इसमें अदील, एक अहम बात ये है कि जितनी आप बता रहे हैं मलियर डेवलपमेंट अथॉरिटी हो या एलडीए की बात कर लें, लियाली डेवलपमेंट अथॉरिटी है या कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी, इन सब ने जाहिर है कराची में प्लॉट्स दिए हैं लोगों को, वहाँ तरक्याती काम हुए नहीं हुए ये एक अलग बहस हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि आपके जो 14 नुमाइंदे MNAs जो कराची से मुंतखब हुए हैं
वो अपने इलाकों में नज़र भी नहीं आते। वो तरक्याती काम के हवाले से खान साहब तो ये कहा करते थे कि जी फंड्स नहीं दूंगा, लेकिन अब हम देख रहे हैं कुछ लोगों को फंड्स दे दिए गए हैं और लेकिन वो नज़र नहीं आ रहे खर्च होते हुए। अच्छा, आपको नजर नहीं आते या पीपल्स पार्टी को नजर नहीं आ रहे? सर आवाम को नज़र नहीं आ रहे। नहीं, आवाम को तो नजर आ रहे हैं। आवाम तो ये वो जगह बताइए हमें भी, ताकि हम भी जाएं वहां देख कर आए क्या क्या काम किया आपने। सर हाल ही में जो बल्दिया टाउन में जो इलेक्शन हुए, जमीन जो फैसल वार्डर साहब की सीट आप छठे नंबर पर मुंतखब हुए, मैं आपको दावत देता हूँ, मैं आपको अली सरवर साहब आपको मैं दावत देता हूँ, आप अपना कैमरा लेकर आए, आप एक शो करें। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आज तक जो 40 करोड़ के लोकल गवर्नमेंट नेचर के मैंने काम करवाए, मैं आपको एक एक जगह का विजिट करवाऊंगा। इसी तरीके से गवर्नर साहब ने हालिया अभी NA 243 में जो स्कीम्स हुई हैं वहाँ का दौरा किया। असद उमर साहब ने मुख्तलिफ कराची के इलाकों का दौरा किया। पूरे कराची में पिछले 13-14 सालों से जो लोकल गवर्नमेंट नेचर के काम नहीं हुए, 1 रुपया खर्च नहीं हुआ बल्दियाती हुकूमत से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त 40-50 करोड़ के हर हल्के में काम करवा चुकी है, जिसकी टोटल लागत सिर्फ बल्दियाती नेचर के कामों की 10 अरब रुपए तक की है। अगर ये आपको नजर नहीं आ रहे, सिंध गवर्नमेंट का ये कहना है अदील के जो तो हमारा हिस्सा बनता है वो NFC अवार्ड की शक्ल में हो या पानी की शक्ल में हो, आप लोग देने को तैयार नहीं। आप पेशावर में मेट्रो बना सकते हैं, लेकिन सिंध के लिए कभी भी, कराची के लिए आप वफाक मदद नहीं करता इस तरह के मेगा प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए। खान साहब ने 1100 अरब का भी ऐलान किया, 162 अरब का भी ऐलान किया, लेकिन वो कब सर मिलेंगे यहाँ के लोगों को, कब यहाँ इस तरह काम होगा इन पैसों से? इसीलिए तो मैं आपको दावत दे रहा हूँ, इसीलिए तो आपको दावत दे रहा हूँ। आप इतने काम अगर कर चुकी है PTI कराची में, तो आपके इत्तेहादी MQM पाकिस्तान क्यों नाराज हैं बार बार? देखें, एक तो उसका MQM पाकिस्तान के नाराज होने का ताल्लुक जो है वो नाराज होने का ताल्लुक इसलिए है, वो ये कहते हैं कि जी हमने अगर आपको सीटें दी हुई है, हमारी सीटों से अगर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की हुकूमत कायम है, तो हम कहते हैं कराची में काम कीजिए। आप ऐलानात करते हैं और इस्लामाबाद चले जाते हैं। MQM पाकिस्तान के कराची के तरक्याती कामों के उनका नाराज होना उससे कोई वास्ता ताल्लुक नहीं है। उनको कराची से अगर इतनी मोहब्बत होती तो वो पिछले जो है दहाइयों से बिला शिरकत गैर जो है इतने बुरे हैं, जब इतने ताल्लुकात हैं तो आप इत्तेहादी क्यों हैं फिर? उनका ताल्लुक वास्ता नहीं है। आपने अगर कराची में तरक्याती कामों की बात की मुझसे, आपने मेगा स्कीम्स की बात की, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कराची पर और सूबा सिंध को जो इस वफाकी हुकूमत ने प्रोजेक्ट्स दिए हैं, जो फंड्स दिए हैं, जो काम करवाए अभी तक पाकिस्तान की तारीख में, जब 2008 से 2013 तक पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट वफाक में थी, उन्होंने भी इतने पैसे जो है वो सिंध को और कराची को नहीं दिए। मसला ये है कि जो आप चीजें बता रहे हैं ये पीपल्स पार्टी वाले बताएं। अनिल, एक छोटा सवाल, जिम्नी सवाल ये है, इतने अच्छे आप कराची में काम कर रहे हैं, 2018 में शायद इसीलिए आपको सीटें मिल गई थी, तो ये बताइए छठे नंबर पे क्यों आए हैं आप? अभी जो इलेक्शन हुए जहां कादर खान बंदोखेल साहब जीते हैं 249 पर जी। इलेक्शन मैनेजमेंट की बात अगर आपने करनी है वो मैं आपसे अलहदा कर लेता हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं अगर अच्छे काम किए होते तो मैं बताता हूं आपको वो क्यों, वो पीपल्स पार्टी कैसे सीट वो जीती। पीपल्स पार्टी इस तरह से वो सीट जीती कि जो MD वाटर बोर्ड थे उनकी हाजिरी वहां बल्दिया में लगती थी। मैं आपको सारे वहां पे काम दिखा सकता हूं जो बगैर किसी टेंडर के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वहां पे काम करवा के वोट खरीदे। वहां पे इलाकों में सीवरेज की लाइनें डलवा के, पानी की लाइनें डलवा कर वहां पे जो है वो लोगों से वोट खरीदे। वो मैं आपको जाके दिखा सकता हूँ सारा। एक दिन आप निकालें, आपको मैं एक एक स्कीम जो इन्होंने बगैर टेंडर के वहां पे करवाई वो मैं आपको दिखा सकता हूँ। इलेक्शन कमीशन सत्तू पी के सो रहा था, मीडिया सारा सत्तू पी के सो रहा था, किसी ने वहां पे निशानदेही नहीं की। वो किस तरह से इलेक्शन जीते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कैसे मैनेज किए, वो भी मैं आपको बता सकता हूँ। ये सर पूरा पाकिस्तान पे इल्जाम आयद कर दिया आपने, मीडिया पे भी इल्जाम आयद कर दिया कि सब सत्तू पे के सोए हुए थे, वहां धांधली होती रही और ये सब कुछ होता रहा, कानून नाफिज करने वाले इदारे भी मौजूद थे, इलेक्शन कमीशन भी मौजूद था, ये सब यानी कि मिली भगत हुई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जिताने के लिए सिर्फ एक सीट। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन मैनेज किए हैं, वहां वोट खरीदे। जो सर आप 14 सीटें ले ले तो मैनेज नहीं होता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक सीट जीत गई, उस पर आप छठे नंबर पर आए हैं, तो आप कह रहे हैं मैनेज किया था। हाँ तो मैं कह रहा हूँ, मैं प्रूफ के साथ आपको बता सकता हूँ। आपको इलेक्शन कमीशन में दावा दाखिल करें ना सर, प्रूफ मौजूद है आपके पास। ये तो बड़ी अच्छी बात की आज हमारे प्रोग्राम में आपने, आपके पास तमाम शवाहिद मौजूद है, इलेक्शन कमीशन से रुजू कीजिए। वो इलेक्शन कमीशन को उसके पास हम जाएं जिसको सेनेट के अंदर जो है वो वीडियोस में नोटों की गिनती नजर नहीं आई, उस इलेक्शन कमीशन से हम उम्मीद रखें कि वो करेगी जो डस्का के इलेक्शन तो रुकवा सकते हैं, सेनेट के इलेक्शन वो रुकवा नहीं सके।
कि वहां पे जहां आपके खिलाफ फैसला आएगा वो इदारा, उस इदारे को आप नहीं मानेंगे? इलेक्शन कमीशन तो कॉम्प्रोमाइज इदारा है, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ। अच्छा, नैब क्या है फिर? जी, नैब भी कॉम्प्रोमाइज इदारा है या वो आजाद है? नैब की आप परफॉर्मेंस उठा के देख लें, पिछले आप 20 सालों में जो कितने लोगों को सजाएं हुई है वहां पर? पिछले 20 सालों में जो रिकवरीज की हैं उससे डबल रिकवरीज इन्होंने इन 3 सालों में की है नैब ने। अच्छा, इलेक्शन कमीशन से सर इतनी ज्यादा शिकायत क्यों है? आपके खिलाफ फैसले आ रहे हैं या हकाइक पे मबनी फैसले आ रहे हैं इसलिए? देखें, अगर आप एक सवाल करके मुझे उसका जवाब देने देंगे तो मुझे आपका जी, सवाल प्लीज भी समझ आएगा कंटिन्यू कीजिए। और नाजरीन को जो है वो मेरा जवाब भी समझ आएगा। लेकिन अगर अब मैं जवाब दे रहा हूँ, आप बीच में एक और सवाल करेंगे, टोकेंगे मुझे, तो ना आपका सवाल समझ आएगा ना मेरा जवाब समझ आएगा। आप जवाब समझाने की कोशिश करें सर, देखें दोबारा से पूछे, आप नैब के बारे में क्या पूछ रहे थे? जी, आप दोबारा से पूछें क्योंकि मुझे आपका सवाल समझ नहीं आया। मैंने ये कहा कि अगर मैनेज होता है सिर्फ एक सीट पीपल्स पार्टी कराची में, इतने मीडिया के सामने, इतने लोगों के सामने मैनेज आप कह रहे हैं जी कर लिया, तो पीपल्स पार्टी के लिए तो बड़ा आसान था। ये 14 सीटें आपने जीती है, वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास होनी चाहिए फिर तो। पीपल्स पार्टी ने मैनेज कर लिया, जो एक सीट जीती, क्या किया उन्होंने? मैनेज करके अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सीटें निकाल लेती है तो 14 सीटें आपके पास कैसे चली गई? देखिए, ये एक इलेक्शन की साइंस पे अगर आप बात करेंगे तो मैं बिल्कुल चलिए इस हवाले से दोबारा प्रोग्राम करेंगे, आपको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अदील अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से डॉक्टर राकेश मुटियानी साहब, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ जाता है एक छोटे से ब्रेक का, टेक अ ब्रेक। ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, डोंट गो एनीवेयर। जियो पाकिस्तान के लिए। बेखौफ होकर सिस्टम से टकरा जाए, सच के साथ जिम्मेदारी निभाए, खबर को सिर्फ बताना नहीं, उसके तह तक जाना, आपके हर मसले को मजबूती से उठाना, आपके और सरकार के बीच स्टेट बन जाना, माशरे के मिजाज को, समाज को आईना दिखाना, तहकीक के बाद खबर के हर पहलू को सामने लाना। स्टार न्यूज, जिम्मेदारी का दूसरा नाम। 2019 और 2020 में NICBD हेल्थ केयर नेटवर्क में 38 लाख मरीजों को बिल्कुल मुफ्त इलाज फराहम किया गया। अपनी ज़कात, सदकात और अतियात NICBD को देकर अमराज़े कल्ब के लाखों मुस्तहिक और नादार मरीजों की दुआएं पाएं। आईना दिखाते हैं हम, उनको भी जो जिम्मेदार हैं और उनको भी जिन्होंने जिम्मेदारी नहीं निभाई। जो खुद को सवालों से ऊपर समझते हैं। आईना दिखाते हैं हम, अवाम को भी और समाज को भी। क्योंकि आईना किसी का नहीं, क्योंकि आईना सबका होता है। देखिए मेरे साथ सबसे सही, सबसे दुरुस्त खबरों का आईना, स्टार न्यूज। जियो पाकिस्तान के लिए। वायरसों को चुन के मारो, कोई ना बच के जाने पाए। डॉक्टरों को समझा दो ये टीके से कोई रह ना जाए। इसके सारे डोज लगाना, सबको यह मैसेज जाए। जिसे नहीं वैक्सीन लगाना, प्यार से उसको भी समझाएं। कुछ दिनों की बात है, फिर अच्छे दिन का राज है। वैक्सीन अपनी खास है, फिर डरने की क्या बात है। वैक्सीन अपनी खास है, फिर डरने की क्या बात है। ये तो बस शुरुआत है, ये तो बस शुरुआत है। अरे अभी तो वैक्सीन शुरू हुई है। अरे अभी तो वैक्सीन शुरू हुई है। अरे अभी तो वैक्सीन शुरू हुई है। बाद में ना कहना भाई, हम दे दे यह वार्निंग।
वैक्सीन चलेगी टिल कोरोना इज नॉट गोइंग। सूचना जनहित में जारी, सबको अपनी जान है प्यारी। नखरेबाजी ठीक नहीं है, वैक्सीन डुप्लीकेट नहीं है। अफवाहों को कह दो बाय, देश को बीमारी से बचाए। अभी तो वैक्सीन शुरू हुई है, अरे अभी तो वैक्सीन शुरू हुई है। सिंध में मयारी तालीम का हक हर बच्चे तक, तमाम तलबा और तालिबात के लिए इंटरमीडिएट तक मुफ्त तालीम, मुफ्त किताबें और तालिबात के लिए अरबों रुपए के खुसूसी वज़ाइफ, आला तालीम के लिए करोड़ों रुपए का एंडाउमेंट फंड। अब तक हजारों तलबा और तालिबात तालीमी वज़ाइफ हासिल कर चुके हैं। शोबे तालीम में इन इनकलाबी इकदामात की बदौलत सूबे में शरह खान की 57% से बढ़कर 60% और नए दाखिलों की शरह दूसरे तमाम सूबों से ज्यादा। ये है सिंध, तालीम के फरोग में सबसे आगे। आज हम एक ऐसे मुल्क जा रहे हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि ये दुनिया के सबसे ज्यादा खुश रहने वाले लोग हैं। अगर इसकी तारीख पर नजर दौड़ाई जाए तो यहां से 7500 साल पुरानी कश्ती दफूना कन्नियों के आसार मिले हैं। और 2% दीगर नस्लों के लोग आबाद हैं। जियो पाकिस्तान के लिए। वेलकम बैक वीवर। एक मरतबा फिर ब्रेक से आने के बाद आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक से कबल हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा। यकीनी तौर पर दोनों रहनुमाओं ने अपना अपना मौक़िफ़ पेश किया, लेकिन अवामी मसाइल जो है वो फौरी हल तलब है और इस हवाले से दोनों पार्टियों को मिलकर इक़दाम उठाने होंगे। जी हम बात करते चलेंगे, अवामी ही मसाइल की हम बात कर रहे हैं तो अफसोस की जानिब से एक सर्वे रिपोर्ट जारी की गई जिसमें 75% पाकिस्तानियों को अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे पर सख्त परेशानी का सामना है। 60% ने हुकूमत की मुआशी पॉलिसी को नाकाम करार दे दिया। अफसोस के सर्वे में पाकिस्तानियों की मुल्की हालात ख़राब होने की पेशन गोई भी कर दी गई और इस हवाले से तफसीलात के मुताबिक 2019 पर अगर हम रोशनी डालें तो बेरोज़गारी और गुर्बत अहम तरीन मसला, जबकि 86% पाकिस्तानियों का रोज़गार जो है वो गैर महफूज होने पर तशवीश का इजहार भी किया गया। और इस हवाले से हम देखते हैं कि अफसोस के सर्वे में 75% पाकिस्तानियों ने महंगाई को सबसे बड़ा और अहम मसला करार दे दिया है। 70% ने गुर्बत को परेशान कुन कहा, जबकि 60% ने हुकूमत की मौशी पॉलिसी को फिर भी नाकाम करार दिया। यकीनी तौर पर अली ये जो है काफ़ी ज़्यादा एक कशीदा सूरत हाल है, एक अहम मसला है, क्योंकि गुर्बत जो है वो पहले से जो है अवाम शदीद महंगाई की चक्की में पिसे हुए थे। मैं आपको बताऊँ नाज़रीन कि ये जो रिपोर्ट है हमारे सामने, ये दुनिया की दूसरी बड़ी रिसर्च कंपनी है एप्सोस, और इसकी ये रिपोर्ट है। और एप्सोस रिसर्च कंपनी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स की ताज़ा तरीन जो रिपोर्ट हमारे सामने रखी है, इसके मुताबिक 75% पाकिस्तानियों को जो सबसे बड़ा मसला दरपेश है, जिसे वो सबसे बड़ा मसला समझते हैं, वो है महंगाई। जिससे प्रोग्राम में शुरू के आगाज़ में हमने कहा था आपसे कि एक तरफ अब बात करती है गवर्नमेंट के जी टैक्स फ्री बजट है, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, जिसके बाद महंगाई का तूफान आएगा। उससे ये पहले की रिपोर्ट है और उसमें इन्होंने कहा है कि 75% पाकिस्तानियों ने महंगाई को सबसे बड़ा मसला करार दिया है। अच्छा, जिसके अलावा वो कहते हैं जी बेरोज़गारी, 70% पाकिस्तानियों का दूसरा बड़ा मसला बेरोज़गारी है। गुर्बत से नीचे, खत गुर्बत से नीचे की लकीर की अगर हम बात करें तो 60% से ज़ायद पाकिस्तानी खत गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजारने में मजबूर हैं, जबकि बिजली बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग हो गई है इस दौर में। हालांकि नून लीग के दौर में लोड शेडिंग की सूरत हाल अब तक नहीं थी जितनी अब इस गवर्नमेंट के दौर में हो गई, क्योंकि कोई भी नया बिजली घर नहीं लगाया गया, जिसकी वजह से शॉर्टफॉल का सामना है। 38% पाकिस्तानी कहते हैं कि जी बिजली बहुत बड़ा मसला है। इसके अलावा
टैक्स के हवाले से 36% उन्होंने कहा है जी टैक्स भी बहुत अहम मसला है, जबकि 86% जिसे रसलान ने बताया कि शहरी रोजगार महफूज होने न होने के हवाले से पुरएतमाद नहीं है, यानी कि जहाँ भी वो नौकरी कर रहे हैं वो प्राइवेट फर्म की ज़्यादातर बात होती है कि वो महफूज है या नहीं। 86% बहुत बड़ी तादाद है ये, जिनके हर 5 में से 4 अफराद जो हैं इस बात के बारे में पुरुमीद नहीं है कि कल उनकी नौकरी होगी या नहीं होगी। इस तरह के हालात इस गवर्नमेंट ने पैदा कर दिए हैं, जिसकी वजह से ये सारी सूरत हाल आपके सामने है। और सबसे बड़ी इसमें एक अहम बात थी जो शौकत तरीन साहब ने भी की, जब तक शौकत तरीन साहब ने वज़ीर ख़जाना का पोर्टफोलियो नहीं संभाला था, उन्होंने कहा था कि हमारे मुल्क की जो मईशत की समत है वो दुरुस्त नहीं है। इस वक्त भी पाकिस्तान के 77% अफराद ये कहते हैं कि मुल्क की जो समत है दुरुस्त नहीं है, यानी मुल्क की जिस तरफ जा रहा है ये दुरुस्त समत में नहीं जा रहा। 77% आदमी ये कहते हैं अरसलान। बिल्कुल, और यकीनी तौर पर हैरान कुन और परेशान कुन बात यह कि 14% सिर्फ 14% जो रोज़गार को महफूज होने का जो है वो एतमाद का इजहार किया कि उनका जो रोज़गार है वो महफूज है। और इस हवाले से हम देखते हैं कि कोरोना वबा के बायस मुलाजमत जाने के सवाल पर 54% पाकिस्तानियों ने इससे इनकार किया और कहा कि इनकी या किसी की जाने वाले की मुलाजमत को कोरोना वबा के दौरान नहीं गई। लेकिन हम यकीनी तौर पर देखते हैं कि कोरोना वबा से जो रोज़मर्रा के जो दिहाड़ीदार तबका है वो शदीद मुतासर हुआ और यकीनी तौर पर जो है मुआशी तौर पर कस्म पुरसी की हालत में जो है वो ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। गुज़र बसर इंतहाई मुश्किल हो गया। यकीनी तौर पर हुकूमत ने भी कोरोना वबा के दरमियान सख्त फैसले किए और आवाम की सेहत को मद्देनज़र रखते हुए ऐसे फैसले किए गए। और इस सर्वे ने यकीनी तौर पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो सवालों को जन्म दे दिया है कि 77% पाकिस्तानियों की जानिब से जो है वो महंगाई को एक अहम मसला करार देना। और यकीनी तौर पर अभी जो मेरे पास इत्तलात आ रही हैं उसके मुताबिक हम ये देख रहे हैं कि मुल्क में 16 जून से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो हैं वो महंगी होने का इम्कान और खदशा भी जाहिर कर दिया गया। और इस हवाले से 16 जून से पेट्रोल जो है वो 4 रुपये 20 पैसे जो है वो महंगा करने की तजवीज़ दी गई। और इस हवाले से हम देखते हैं कि मज़ीद जो ज़राए का कहना है कि समुद्री डीजल की जो फी लीटर कीमत है वो 3 रुपये 50 पैसे बढ़ाने की भी तजवीज़ की है इसमें। और यकीनी तौर पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों का जो तयन है वो मौजूदा लीवी पर किया गया है, यानी कि इस वक्त पेट्रोल की जो फी लीटर लीवी है वो 4 रुपये 80 पैसे है, जबकि डीजल जो है वो 5 रुपये 14 पैसे है। मतलब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का जो हतमी फैसला है वो वजारत ख़जाना और वज़ीर आज़म की मुशावरत से करेगा। लेकिन अगर ये फैसला हो जाता है तो इस हवाले से हम देखते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा कशीदा सूरत हाल हो जाएगी। इस हवाले से भी बहरहाल इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। महंगाई जो है वो यकीनी तौर पर एक अहम मसला हमारे साथ मौजूद हैं तजियाकार अली नासिर साहब, उनसे गुफ्तगू करेंगे, उन्हें प्रोग्राम में शामिल है गुफ्तगू करेंगे और उनसे उनका मौक़िफ़ लेंगे कि इस हवाले से उनका क्या कहना है। वो भी यकीनी तौर पर एफसोस की इस रिपोर्ट से कितना ज़्यादा जो है वो इत्तफाक करते हैं, वो क्या समझते हैं, गहरा जाविया रखते हैं, नज़र रखते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग कि आपने हमें वक्त दिया प्रोग्राम के लिए। सर ये बताइएगा कि एफसोस की जो रिपोर्ट अभी सामने आई है, यकीनी तौर पर दुनिया की दूसरी बड़ी रिसर्च कंपनी है, एक सर्वे पाकिस्तान के हवाले से जारी किया है और उसमें 77% अफराद ने महंगाई को सबसे बड़ा बुनियादी मसला करार दे दिया है। 60% अफराद ने तो हुकूमत की मुआशी पॉलिसी को नाकाम करार दे दिया। क्या कहेंगे? असल बात यह है कि महंगाई पाकिस्तान का बुनियादी मसला है और इसको कम करने के लिए जो इक़दाम करने चाहिए वो शायद हमने अभी तक नहीं देखे। बजट में सतही तौर पर तो बहुत सारे काम हो गए हैं, लेकिन महंगाई के मसले को शायद टैकल करने के लिए काम नहीं हुआ। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही हल है कि डॉलर की कदर में कमी लाई जाए। लेकिन आज आपने देखा होगा कि डॉलर की कदर में फिर इजाफा हो गया है। इससे ना सिर्फ कि महंगाई बढ़ेगी बल्कि मुल्क की मईशत को बहुत नुकसान पहुँचेगा। इफ्सोस ने तो जाहिर बात है लोगों की राय मालूम की है, तो बुनियादी तौर पे जब राय मालूम की जाती है तो लोगों के ख्यालात को और उनकी ख्वाहिशात को और उनकी सोच और फिक्र को जो है तो किसी पैमाने पर रखकर बात की जाती है। अच्छा, इसमें अली नासिर एक अहम बात यह है कि चूंकि महंगाई की 75-77% लोगों ने कहा है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो मसला है वो महंगाई है। और हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ने वफाक में जो बजट पेश किया है उसमें कहा है कि हमने कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया। और अब आज ही ये खबर आ रही है कि जी अब देख लीजिएगा पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने जा रही हैं अगले 2 से 3 दिन में। तो आप नहीं समझते कि जब पेट्रोल महंगा होगा तो फिर तमाम चीज़ें ही महंगी होना शुरू होंगी और महंगाई का तूफान आ जाएगा? पेट्रोल का महंगा होना मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है और आपने सही निशानदेही की है। बुनियादी तौर पे अगर टैक्स ना भी बढ़ाए जाएं, लेकिन अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को बढ़ा दिया जाए तो फिर मुल्क की मईशत तो बहुत सख्त दबाव का शिकार हो जाएगी।
लेकिन बात कुछ ऐसी है कि अभी तक तो आप ऐसे समझ लें कि हुकूमत की 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में हैं, क्योंकि अपोजिशन पार्टियों को इस चीज का अंदाजा हुआ है कि माजी में जो वो गुल खिलाते रहे हैं उसका अब मजा उनको खुद भी चखना पड़ेगा। बात ये कि गलत नंबर, गलत फिगर शरह नमू के मुतालिक तमाम जी जीडीपी अचानक जो हमें 3.9 पे पता चली, हालांकि स्टेट बैंक की और IMF वालों, वर्ल्ड बैंक की भी रिपोर्ट थी कि बहुत ज्यादा अगर हुआ तो 1.5 से 3.1 तक शायद चली जाए, लेकिन ये अचानक 3.9, ये अल्फाज का घोरक धंधा यकीनन है, या शायद आप जैसे लोग जो इस पर प्रोग्राम भी करते हैं बिजनेस के, वो समझ सकते हैं। देखिए असल बात यह है कि कैलकुलेटर में नंबर लिख देना और हकीकत में उसी नंबर को साबित करना, इसमें बहुत बड़ा एक, जिसे आप समझें कि खलीज है। और मसला यही है कि हमारे यहाँ माजी में फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स मनपसंद नंबर देती रही है, स्टेट बैंक भी अपनी मर्जी की रिपोर्टें शाया करती है, फिर फाइन प्रिंट के अंदर कुछ लिख देती है जिससे अपनी जान तो उनकी छूट जाती है। और शुमारियात, जैसे आपने जिक्र किया अभी, शुमारियात के साथ छेड़छाड़ करते रहते हैं लोग, तो बुनियादी तौर पे झूठ के पाँव नहीं होते, आज नहीं तो कल। अली नासिर एक बात, आप जैसे जो एक्सपर्ट्स हैं जो बड़ी गहरी निगाह रखते हैं बिलखुसूस मईशत के हवाले से, आप क्या कहेंगे कि लोगों ने तो कहा है कि जी मुल्क की जो समत है वो दुरुस्त समत में नहीं जा रहे, इस वक्त 77% लोगों का एक ख्याल है, आप क्या कहते हैं मईशत की शौकत तरीन साहब के आने के बाद जो समत है वो बिल्कुल डायरेक्शन ठीक हो गई है, राइट डायरेक्शन में अभी हम लोग? समत तो है ही गलत, मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो पहले दिन से ही बल्कि कई दिहाइयों से मुल्क की समत ही गलत, माशी समत भी गलत, हमने जाना कहीं और है और हमने चेहरा कहीं और किया हुआ है, और हम चले चले जा रहे हैं गलत समत में। अब कोई आता है तो वो दौड़ना शुरू कर देता है, हम खुश हो जाते हैं, साहब मईशत तेज चल पड़ी, लेकिन बिल्कुल गलत समत में जा रहे हैं। मैं आपको देखे ना बुनियादी कुछ बातें बता देता हूँ, हमारे मुल्क के अंदर आज तक इंडिजिनसली यानी खुद हम लोग एक सुई भी बनाने के काबिल नहीं हुए। जी बिल्कुल, तमाम चीजें बाहर के ममालिक से, बैरूनी ममालिक से मशीनें उनकी मंगवाई जाती हैं, फिर हम उसे बनाते हैं। मैं किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहता, लेकिन वसाइल का एक झूठ है जो पाक स्टडीज की किताब में लिखा हुआ है कि हम वसाइल से माला माल हैं, हम वसाइल से माला माल, तो ये बिल्कुल झूठ है। सबसे पहला झूठ पाकिस्तान की मईशत का ये है कि हम वसाइल से माला माल, ये इतना बड़ा झूठ है कि तारीख में इससे ज्यादा बड़ा झूठ नहीं बोला गया। इसके बाद दूसरा बड़ा झूठ सीपेक वाला है। तो पहला जो झूठ है वसाइल वाला, वो मैं आपको वाजे कर दूं, पाकिस्तान अभी बिल्कुल आपको मैं बताऊं सेल्फ रिलायंट नहीं है। पाकिस्तान में फूड इनसिक्योरिटी है, यानी कौम की जो अक्सरियत है उनको 2 वक्त की रोटी मिलना मुश्किल हुआ हुआ है। बिल्कुल दुरुस्त है जी, 60% से ज्यादा तो खते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने मजबूर है। बिल्कुल सही कह रहे हैं नासिर आप। माजी में हमारे वजीर खजाना भी फ्लोर ऑफ दी पार्लियामेंट पे ये बातें करते हैं, ये वाले नहीं, पहले इसाक डार साहब की, कुछ पता नहीं ये इस हुकूमत का 2 तो पुराने मांगे तांगे का वजीर खजाना रख लिए, अगला वजीर खजाना शायद इसाक डार साहब को ही बना दें। अच्छा सर, इस पे रोशनी डालिएगा कि वज़ीर आज़म ने कहा कि वादे के मुताबिक जो है वो यकीनी तौर पर अवाम दोस्त बजट दिया और NFC के तहत सूबों को एक बड़ा हिस्सा दे रहे हैं, सूबों की जिम्मेदारी के फंड्स को निचली सतह पर मुंतकिल करे। सर अवामी मसाइल कैसे हल होंगे? देखिए निचली सतह पर मुंतकिल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। निज़ाम जो आगाज में बनाया गया था डिस्ट्रिक्ट का या जिलों का, जिलाई निज़ाम जो था वो बेहतर था। अभी जब सूबाई निज़ाम होता है तो वो एक तरह से वफाकी सूरत ही इख्तियार कर लेता है। जाहिर है बल्दियाती निज़ाम, सही कह रहे हैं आप अली नासिर कि बल्दियाती निज़ाम जब तक नहीं होगा, इक़्तिदार को निचली सतह तक मुंतकिल नहीं किया जाएगा, जब तक जाहिर मसाइल हल नहीं होंगे आम लोगों के। बिल्कुल, और देखें मईशत का भी दारोमदार जहाँ माइक्रो लेवल पे होता है, खास तौर पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का जो हुकूमती अखराजात होते हैं, वो तभी मुमकिन होगा जब इख्तियार भी उसी सतह के ऊपर मौजूद होंगे। अब आपने सड़क बनवानी है, मौजूदा हालात में सूबाई हुकूमत जो है वो बल्दियाती हुकूमत को देगी, जिलाई हुकूमत को देगी, फिर उसके बाद जनाब वो जब पहुंचेगा वहां तक पैसा तो पता नहीं क्या होगा। तरीकाकार बेहतर यही है कि मुल्क के अंदर बल्दियाती निज़ाम को मजबूत किया जाए, और वजीर आज़म इमरान खान साहब की कमिटमेंट भी यही थी, बाय द वे मैं बता दूं। अच्छा, इसमें लगता है आपको ये अली नासिर के 2 साल किस गवर्नमेंट के रह गए, 1000 दिन से ज़ायद किस गवर्नमेंट को हो गए हुकूमत में आए हुए, कि मईशत के हवाले से कुछ बेहतरी होगी 2 साल में, कुछ महंगाई कम होगी, डॉलर मजीद नीचे आएगा? क्योंकि इन्होंने कहा था जी कि लोग तो दावे कर रहे थे जी डॉलर 180-90 पे चला जाएगा, देख लीजिए हम वापस खींच कर उसको 50 के अराउंड ले आए।
ये मुल्क की मईशत असल में मसला कुछ ऐसा है कि ये बड़ी पेचीदा चीज है। और जैसे आप अभी जिक्र कर रहे हैं हुकूमत की कारकर्दगी पे, अफसोस की बात आपके सामने रखता हूँ कि ये हमारी जो मईशत है पाकिस्तान की, इसको ठीक करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और अब इसको ऐसे नाकाबिले तलाफी नुकसानात पहुंचा दिए गए हैं माजी में, और या माजी करीब में भी कह लें, माजी बईद में भी कह लें, कि अब उसको ठीक करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। नंबर 1, हमें कर्जों के जाल में फंसा भी दिया गया, कुछ हम कर्जों के जाल में खुद भी फंस गए हैं। तो बात यह कि कुछ लोगों को शौक होता है इस चीज का, तो इसी वजह से जैसे अफराद में ये कमजोरी होती है लोगों का कर्जा लेकर वापस न लौटाने की, ऐसे हमें बहैसियत कौम और हुकूमत भी आदत पड़ गई है। हुकूमत तो लेकिन ये कहती है, इस हुकूमत का ये कहना है अली नासिर कि जी कर्जे हम इसलिए ले रहे हैं कि हमारे पास वसाइल नहीं है, और कर्जों को जो सूद की मद में जो कर्जे लेते हैं उसको अदा करने के लिए मजीद कर्जा लेना पड़ रहा है हमें। ये बात उनकी दुरुस्त है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये ऐसी चीजें हैं जो अब वापस नहीं हो सकती हैं, इरिवर्सिबल हैं। ये मुल्क की मईशत को ऐसा नुकसान पहुंच चुका है कि ये अब रिवर्सिबल नहीं है। और इसके लिए जिस तरह की देखें, इसमें बैरूनी कुव्वतें और ताकतें और बैरूनी इदारों को भी ब्लेम नहीं किया जा सकता। हमारी एक रेंट सीकिंग इकोनॉमी है, जिसके माने बुनियादी तौर पे ये होते हैं कि यहाँ पे ताल्लुकात की बुनियाद पर काम और कारोबार चलता है, और रिश्वत जो है यहाँ पर बड़ी आम है। ये होती है रेंट सीकिंग इकोनॉमी। तो बाहर के जो ममालिक हैं वहां पर है प्रॉफिट सीकिंग इकोनॉमी, यानी मुनाफा जो है वो इस चीज का तयन करता है कि आपका कारोबार कितना बेहतर। हमारे अफसोस की बात ये, आज भी जागीरदार और सरमायाकार इस मुल्क को चलाते हैं। अच्छा सर, बजट के ऊपर थोड़ा सा रोशनी डालिएगा। सिंध हुकूमत ने जो बाज़ाब्ता तौर पर आज बजट पेश कर दिया 1.477 अरब रुपए का, क्या कहेंगे इस हवाले से, कितना खुशाइन देख रहे हैं? 1477 का। देखिए, असल में सिंध का जो बजट पेश किया गया बुनियादी तौर पे सूबों का बजट ज्यादा अहम तस्वुर किया जाता है, लेकिन अब इसके ऊपर बहुत सारे सवालिया निशान इस हिसाब से पैदा हो जाते हैं कि वफाकी हुकूमत का इंटरेस्ट ये है कि सिंध हुकूमत को नाकाम साबित करे और ये साबित करे कि सिंध हुकूमत की कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं रही। मसला कुछ इस तरह से है कि देही सिंध के अंदर तरक्की की रफ्तार बहुत ही पस्ती का शिकार है, लेकिन ये तो एक स्टेटमेंट हो गई। तो शहरी सिंध है, उसमें कौन से को हालात बेहतर हैं, यहाँ पर भी चीजें बड़ी सुस्त रवि का जवाब ये देते हैं ना अली नासिर के जी, देख लीजिए शहरी सिंध में चूंकि हुकूमत किसी और पार्टी की है और दही सिंध में किसी और पार्टी की है, तो रस्साकशी है, इसलिए ये काम मिलके हो नहीं सकता। वो दोनों जगह ही काम नहीं हो रहा, ना शहर में काम हो रहा है ना गांव देहात में काम हो रहा है। अजीब व गरीब किस्म की कैफियत है। लेकिन इसमें सिंध हुकूमत देखें, इसमें कारकर्दगी को फिर मैच करना पड़ेगा। क्या पंजाब में भी ऐसे है कि लाहौर शहर के अलावा भी दूसरी जगहों पर पैसा लगाया जा रहा है, वहां पर हम तरक्की देख रहे हैं? तो फिगर्स नंबर से साबित होगा। और बाकायदा तौर पर तरक्की हमेशा याद रखें कि आंखों से दिखती है, ये पैसों से नहीं दिखती। तरक्की जो होती है ये हकीकत पर मबनी होती है, आंखों से दिखती है, साबित होती है। तरक्की के अंदर कोई चीज छुपी नहीं होती। हमारे यहाँ जो मसला है ना, हम फिगर्स नंबर्स के ऊपर बहुत ज्यादा बात करते हैं हमारे मुल्क के अंदर, लेकिन मसला कुछ ऐसा है कि तरक्की अपनी आंखों से दिखती नहीं है। लोगों के अंदर जो एक प्रॉस्पेरिटी होती है, खुशहाली होती है, वो मुझे दिखती नहीं है। मैं कराची से बाहर निकलता हूँ तो मैं देखता हूँ कि घारो जाऊं या ठट्ठा जाऊं या बदीन जाऊं तो लोगों के पैर में न जूती है न पेट में रोटी है। तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि मुझे तरक्की नहीं दिख रही। हो सकता है मैं गलत सोच रहा हूँ, आप ऐसा ना सोचते हो, लेकिन क्या हालात इस हवाले से दोबारा आपको ज़हमत देंगे, प्रोग्राम में आपको शामिल गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम का टाइम जो बिल्कुल इख्तिताम की तरफ गामज़न है। यकीनी तौर पर आज हमने गुफ्तगू की पंजाब के बजट के हवाले से, सिंध के बजट के हवाले से और महंगाई के हवाले से। और यकीनी तौर पर महंगाई में जो होश रुपये इजाफा है और अब फिर पेट्रोल की प्राइसेस जैसे बढ़ेंगी तो मजीद इसमें इजाफा होगा। अब देखना यहाँ पर यह कि हुकूमत किस तरीके से इन तमाम तर चैलेंजेस का सामना करेगी। बजट में तो काफ़ी बुलंद बाला दावे किए, बरसर इक़्तिदार आने से कबल भी बुलंद बाला दावे किए, लेकिन वो दावे महज दावे ही साबित हुए। और इस हवाले से अब जो है अवाम शदीद परेशानी में मुब्तला है और अफसोस के सर्वे के बाद भी काफ़ी सवाल जन्म लेते हैं। बुनियादी तौर पर देखना है कि बिलखुसूस जाते जाते एक और बात बड़ी अहम आपसे करते जाएँ, क्योंकि आज का जो प्रोग्राम था हमारा, हमने कोशिश की कि पंजाब सिंध का बजट और वफाक का बजट के हवाले से जो खुशखबरियाँ दी गई थी उन सब पर हम देखते हैं कि वफाकी हुकूमत की जानिब से जितने भी वज़ीर मुशीर मौजूद हैं वो सब मुख्तलिफ चैनल्स पर बैठ कर तारीफ़ें कर रहे होते हैं। जी टैक्स फ्री बजट पेश कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। 383 अरब से ज़ायद के नए टैक्स भी लगाए गए और सबसे बड़ी बात
जो महंगाई में इजाफा अब पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने से होगा, वो देख लीजिएगा। आपके चीखें आवाम की पहले ही निकली हुई हैं, मजीद इससे बुलंद चीखें बुलंद इसलिए भी ज़्यादा होंगी क्योंकि जब पेट्रोल को आप बढ़ाते हैं इससे वाबस्ता तमाम इंडस्ट्री होती है आपकी, जिसकी वजह से महंगाई होगी और महंगाई के बाद देख लीजिएगा डॉलर मजीद ऊपर जाएगा और डॉलर के ऊपर जाने से मजीद महंगाई बढ़ेगी, जिस पर हम बार बार बात कर रहे होते हैं कि जी महंगाई ज़्यादा क्यों हो गई, और उस पर आवाम की आंखों में धूल इस तरह झोंकते हैं कि जी 10% हमने तनख्वाहों में इजाफा कर दिया और दूसरी तरफ 100% महंगाई कर दिया आपने। जब 100% महंगाई की है और सिर्फ 10% आप तनख्वाह बढ़ा रहे हैं तो गुजारा लोगों का कैसे होगा? बिल्कुल यकीनी तौर पर। इसके साथ ही यहाँ पर आपसे चाहेंगे इजाज़त, बजट के हवाले से कल भी हम जो है वो जायज़ा लेते रहेंगे। मैं और अली सरवर आपके साथ मौजूद होंगे और तफसील तौर पर गुफ्तगू करेंगे और कोशिश करेंगे कि मज़ीद हक़ाइक़ आपके सामने लेकर आ सके। इसके साथ ही मुझे अरसलान नईम और अली सरवर को दी इजाज़त। मौलाना के बाद